कभी कभी सबसे बड़ी कहानी किसी गन शॉट या किसी चीख की नहीं होती, बल्कि एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जो कि पहली नजर में नॉर्मल लगता है। 3 जुलाई, जयपुर प्रताप नगर में एक नॉर्मल दिन चल रहा था। लोग ऑफिस से घर वापस लौट रहे थे। ये एक नॉर्मल दिन की तरह था। इसी भीड़ में एक औरत 45 साल की, जो कि स्कूटी से घर वापस लौट रही थी, जिनका नाम नीरज शर्मा था। कुछ ही देर पहले वो अपने बेटे को कोचिंग सेंटर छोड़ के घर वापस जा रही थी। वही रास्ता, वही वक्त, जैसे हर पल उन्हें कोई देख रहा हो और मोमेंट का उनका अंदाजा हो। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, केस रजिस्टर होता है एंड यह हिट एंड रन का मामला लगता है। ऐसी घटनाएं कुछ दिन तक हेडलाइन पर रहती है, फिर लोग इसे धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। बट इसमें कुछ ऐसा मोमेंट हुआ जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने लग गया। आई विटनेस का कहना था कि गाड़ी की मूवमेंट नॉर्मल नहीं लग रहा था। उनके मुताबिक क्योंकि ड्राइवर वहाँ पे किसी का वेट कर रहा था, जैसे उसे पता हो कि यहाँ से कौन गुजरने वाला है इस टाइम पे। वहीं से पुलिस की सोच बदलनी शुरू हुई। जो फाइल पुलिस को आम केस लग रहा था, उसके पीछे छुपा हुआ था एक राज, जो कि सिर्फ जयपुर को नहीं पूरे देश को हैरान कर देने वाला था। फिर आगे जांच शुरू हुई तो पुलिस के मुताबिक शक की सुई किसी अनजान व्यक्ति पे नहीं, बल्कि उनके घर पे मुड़ना चालू हुई। एक माँ, एक बेटी और एक ऐसा फैसला जिसने पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल ये था कि एक खुश दिखने वाले परिवार के अंदर ऐसा क्या चल रहा था जो बाहर किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। ये जानने के लिए हमें 1 साल पहले चलना पड़ेगा। कभी किसी केस की कहानी उस दिन से शुरू नहीं होती है, बल्कि कुछ सालों, कुछ महीनों पहले शुरू होती है। नीरज शर्मा के भी केस में कुछ ऐसा ही सीन था। इस कहानी में हमें लगभग 1 साल पहले जाना पड़ेगा, जहाँ पे नीरज शर्मा के पति विजय कुमार शर्मा जयपुर के कोर्ट में लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोजीशन पे थे, जिसे एलडीसी कहा जाता है। उसकी ज़िंदगी आम जिंदगी की तरह चल रही थी। सुबह ऑफिस, शाम को घर एंड अपने बच्चों के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी। एक अचानक दिन उनकी मौत हो जाती है एंड घर में एक अकेला कमाने वाला इंसान चल बसता है। घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी। और इसी मुश्किल के वक्त राजस्थान की सरकार की कंपैशनेट कंपनी सामने आई। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब करते समय किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसके परिवार में किसी को नौकरी मिल जानी चाहिए, ताकि वो अपने घर का खर्चा, गुजारा सारा कर सके। ये वही पल था जहाँ पे कहानी की ट्रैक्शन असली मोड़ पे मुड़ना चालू हुई। पुलिस के मुताबिक जॉब के लिए 2 व्यक्ति का नाम सामने आया। एक थी नीरज शर्मा और दूसरी थी उनकी बेटी आयुषी। और आखिरकार ये जॉब नीरज शर्मा को मिला, जो कि विजय कुमार शर्मा की वाइफ थी। उन्होंने वही जिम्मेदारी संभाली जो उनके पति कभी निभाया करते थे। बाहर से देखो तो एक माँ ने अपने परिवार को संभालने का फैसला किया। ये फैसला घर के अंदर की एक नई कड़वाहट बन गई। जांच के दौरान पुलिस वालों का कहना ये था कि उसकी बेटी आयुषी का मानना था कि ये जॉब उसे मिलनी चाहिए, ताकि जो अपनी स्टडी कर रही है उसके अकॉर्डिंग उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और इसकी पूरी लाइफ सेट हो जाए। बट ये मामला सिर्फ नौकरी तक नहीं रह गया था। पुलिस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को लेकर भी बहस चालू रहता था इस परिवार में। हर छोटी बात, हर बहस, हर फैसला, इस घर के अंदर बढ़ रहा तनाव धीरे धीरे ऐसे मोड़ पे बढ़ रहा था जहाँ पे किसी को अंदाजा नहीं था कि इसका एंड क्या होगा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि नीरज शर्मा अपने एंड से सब कुछ नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। रोज ऑफिस जाना, घर संभालना, बेटी की पढ़ाई देखना, जिंदगी को ऐसा ट्रैक पे लाने की कोशिश करना। लेकिन उन्हें कुछ ऐसा एहसास नहीं था। उनके सबसे करीबी रिश्तेदारों में खामोशी से कुछ बदल रहा है। जब घर के अंदर भरोसा कमजोर पड़ने लगता है तो इसकी आवाज बहुत देर बाद जाके सुनाई देती है। लेकिन इस कहानी में पहला शक किसने किया? और किसी एक इंसान ने पुलिस वालों को पूरी कहानी देखने पर मजबूर कर दिया। एंड यहीं से इन्वेस्टिगेशन की असली शुरुआत होती है। कभी कभी पुलिस वालों को केस सॉल्व करने के लिए कोई बड़ा सबूत नहीं, बल्कि एक इंसान पे शक चाहिए होता है बस। और हर किसी को इस कहानी को एक एक्सीडेंट मान के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगा। बट एक ऐसा इंसान था जिसको इस कहानी को किसी और नजरिए से देख रहा था। हर कोई इसे दर्दनाक रूट एक्सीडेंट मान के आगे बढ़ने लगा। बट एक ऐसा इंसान था जिसे इस कहानी में कुछ तो मिसिंग लग रहा था। वो था नीरज शर्मा का भाई राकेश शर्मा। पुलिस वाले के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग राकेश शर्मा को ये सब पता था कि घर में क्या चल रहा है, नौकरी को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर सारे विवाद और कुछ ऐसी बातें जो नीरज शर्मा ने कुछ करीबी लोगों को ही बताया था। जितना राकेश सोच रहा था, उसके दिमाग में एक ही सवाल आया जा रहा था बार बार, ये कहानी की सारी बातें एक जगह ही जाके क्यों जुड़ रही हैं। इसी शक के साथ वो पुलिस वाले के पास पहुंचा। उसने पुलिस वाले को कंप्लेन की। उसने कहा, इस केस को दोबारा देखिए। यही वो पल था जहाँ पे पुलिस वालों ने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। अब पुलिस वाले
उस अननोन ड्राइवर को नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि उस मास्टरमाइंड को ढूंढ रहे थे जो कि इस रोड एक्सीडेंट के पीछे प्लानिंग का हाथ था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया गया है। हर एंगल को दोबारा देखा गया। घंटों फुटेज देखने के बाद पुलिस वाले को कुछ ऐसा पैटर्न समझ में आया जो कि एक नॉर्मल इंसिडेंट से थोड़ा सा अलग लग रहा था। पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो का मूवमेंट रैंडम नहीं था, उसका रूट, उसका टाइमिंग, उसका बिहेवियर, सब कुछ जैसे सब कुछ एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा हो। उसे पहले से पता था कि इस सड़क से कौन गुजरने वाला है, नीरज शर्मा। वो उसका वहाँ पे वेट कर रहे थे ऑलरेडी। यही ऑब्जर्वेशन इस केस का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज नहीं बल्कि लोगों का फोन रिकॉर्ड भी देखना चालू कर दिए थे। मूवमेंट डिटेल, हर दूसरे टेक्निकल को वेरीफाई करना चालू कर दिए थे। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग पुलिस वालों का शक सुई परिवार की ओर आने लगा। क्लू और राकेश शर्मा का शक, क्या पुलिस का शक सही था तो सिर्फ ये एक पल का फैसला था, या फिर इसके पीछे चल रही महीनों की प्लानिंग थी? ये सवाल का जवाब आपको अगले चैप्टर में मिलेगा। पुलिस वालों ने सारे सबूत एक लाइनअप में रखना चालू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये एक दिन में नहीं बल्कि एक हफ्ते पहले प्लानिंग की हुई है। नीरज शर्मा की हर एक टाइमिंग, हर एक मूवमेंट को नोटिस किया जा रहा था, रिकॉर्ड रखा जा रहा था, जैसे किसी के लिए एक पैटर्न बन चुका था। पुलिस वालों का कहना यह था कि उन पे हफ्तों पहले से नज़र रखी जा रही थी। वो कब घर से निकलती हैं, कब कोचिंग जाती हैं, किस रूट से जाती हैं, उनके हर एक मूवमेंट का उनको अंदाज़ा हो गया था, जो कि उनका पीछा कर रहे थे। नीरज शर्मा के लिए तो एक नॉर्मल टाइम था, ऑफिस से घर जाना और रूट को फॉलो करना, बट किसी के लिए ये एक मेन टाइमलाइन बन गया था। पुलिस का कहना यह था कि स्टार्टिंग में कोई और गाड़ी से उसके ऊपर नज़र रखी जा रही थी, बट बाद में स्कॉर्पियो एसयूवी से उसका एक्सीडेंट कर दिया जाता है। बट हैरान कर देने वाली बात सिर्फ गाड़ी नहीं थी, बल्कि इस प्लानिंग के पीछे किसका हाथ था नीरज को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा, जिन पर नीरज ने कभी शक भी नहीं किया होगा। पुलिस का दावा था कि ये सब ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का एक हिस्सा था। इस केस में सबका अलग रोल था, कोई मूवमेंट पे ध्यान दे रहा था, कोई रूट पे ध्यान दे रहा था, कोई उसकी टाइमिंग पे ध्यान दे रहा था। ये सुनने में तो एक फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की टीम हर एविडेंस इनके लिए नया सबूत बना रही थी, जिसे पहले नॉर्मल एक्सीडेंट समझा जा रहा था, बट पुलिस वाले को रिसर्च करने के बाद पता लगा कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया गया है। नीरज शर्मा के साथ ये तब हुआ जब वो अपनी पूरी लाइफ में बिजी थी। सुबह ऑफिस जाना, बच्चे को कोचिंग छोड़ना, बेटी की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ वो अकेले संभाल रही थी जिम्मेदारी के साथ। कई मूवमेंट, कई क्लू, कई फुटेज, कई एविडेंस, पर सवाल अभी भी यही था, आखिर पुलिस वालों को किस मोटिव ने इस कहानी को समझने की कोशिश की? क्या सिर्फ एक नौकरी, या उसके पीछे कुछ और भी था? इस केस में अलग अलग सबूत मिलकर एक तस्वीर बनाना चालू करती है। इस जयपुर के केस में पुलिस वाले के अकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड, मूवमेंट एनालिसिस और पूछताछ के बाद पुलिस एक नतीजे पे पहुंची जाकर, जिसने बाद में जाके पूरे देश को हैरान कर दिया। पुलिस का कहना यह था कि इसके वजह थी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की नौकरी और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ विवाद। पुलिस वाले के सारे सबूत, सारी चीज़ों को लेकर शक सिर्फ उनकी बेटी पे जा रहा था, क्योंकि जॉब के लिए नीरज शर्मा और उसकी बेटी को आयुषी को चूज़ किया गया था, बट उन दोनों में से किसी एक को नौकरी मिली थी जो कि नीरज शर्मा को मिली। एंड आयुषी शर्मा का यहाँ पे चाह था कि नौकरी उसे मिले, बट उसे ना मिलने के कारण उसकी लाइफ नहीं सेट हो पाई, ये उसका मानना था। एंड जिस कारण पुलिस वालों का शक उसके ऊपर गया। एंड पुलिस वालों को जांच के दौरान आयुषी शर्मा ने बताया कि ये नौकरी को वो पाना चाहती थी, जिसके कारण माँ बेटी के बीच में आपस में विवाद काफ़ी बढ़ता जा रहा था। शक सारा उसकी बेटी पे आने के बाद पुलिस वालों ने उसके ऊपर कार्रवाई करना चालू कर दी, पहले से थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गई। एंड जैसे ही पता लगा उन्हें किसके पीछे सिर्फ आयुषी का हाथ था, उसकी प्रॉपर प्लानिंग का हाथ था, तो उसने उसे कस्टडी में लिया एंड उससे पूछताछ करी। एंड सारे शक भी उसी की तरफ जा रहे थे। एंड उसने जो बताया ये आपको बिल्कुल हैरान कर देगी। उसने अपनी माँ को मारने के लिए ये सारी प्लानिंग बनाई, क्योंकि वो नौकरी उसे नहीं मिली जब उसकी माँ को मिल गई एंड उसकी पूरी लाइफ सेट होने से रह गई। अब उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिस जलन के कारण उसने अपनी माँ को मारने की प्लानिंग बनाई। इसमें उसने किसी गैंग को अपनी माँ को मारने के लिए 7 लाख की सुपारी दी। एंड वो गैंग एक हफ्ता पहले से उसकी माँ पर नज़र रख रही थी। एंड आयुषी ने सारे डिटेल अपनी माँ का उसे भेज दिया। आखिरकार 3 जुलाई को आयुषी के प्लानिंग सक्सेसफुल रहा।
सिर्फ एक नौकरी के लिए कोई बेटी अपनी माँ को कैसे मरवा सकती है। एंड ये परिवार वाले एंड नीरज शर्मा का भाई राकेश शर्मा एंड पूरे देश को यहाँ पे हैरान कर दी। यहाँ पे पुलिस वालों को सारा पता लग गया, उसको कस्टडी में ले लिया, उसको जेल भी हो गई। बट यहाँ पे उस बेटे का क्या, उस फैमिली का क्या, जहाँ पे एक माँ अकेले अपने पति के जाने के बाद अपने बेटे और बेटी को संभाल रही थी। बेटी ने ये सारा कांड किया, पर बेटे पे क्या प्रभाव पड़ा होगा, अब उसके आगे का फ्यूचर कैसा होगा। एंड ये अभी बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अपनी खुद की बेटी अपनी माँ के साथ ये कैसा कर सकती है, ये सिर्फ एक नौकरी के लिए, क्योंकि वो आगे कहीं प्राइवेट जॉब भी कहीं कर सकती थी अपने स्टडी के बेस पे। बट उसने सिर्फ उस नौकरी को चूज़ किया। एंड कहीं ना कहीं वो कमाने वाला पैसा उसकी माँ घर में ही देती थी, बच्चों को देती थी। बट उसकी बेटी के मन में पता नहीं क्या चल रहा था, या किसी ने उसका कान भरा था, या खुद की उसकी प्लानिंग थी। आपका इस केस में क्या मानना है? ओवर एंड आउट।